के इलेक्शंस फरवरी 12 को कंक्लूड हो गए। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली बांग्लादेश नेशनल पार्टी को, जो कि तारिक रहमान साहब की थी। और ये जेनजी रेवोल्यूशन के 1.5 साल बाद हुआ है। और अब फॉर्मल गवर्नमेंट वापस बांग्लादेश में आ गई। लेकिन इसका क्या मतलब है? व्हाट विल दिस होल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश? और इसका पाकिस्तान और इंडिया के टाइज के साथ क्या लिंक है? सबसे पहले तो बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये बांग्लादेश के पहले पोल्स थे, पहले इलेक्शंस थे आफ्टर दी 2024 रेवोल्यूशन, जिसको जेनजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और मानसून रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसमें हसीना शेख जो अवामी लीग की थी, उनकी पार्टी को उतारा गया, उनको खुद को उतारा गया 15 साल के रूल के बाद। और उसके बाद उनको बैन किया गया। फिर मोहम्मद यूनस आए, जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट चलाई, और उसमें वही बात कि उन्होंने अवामी लीग को बैन किया। और उसके बाद ये इलेक्शंस अब होल्ड हुए। इन इलेक्शंस का अब रिजल्ट आ गया, और ये एक लैंडमार्क विक्ट्री थी बीएनपी के लिए, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। तारिक रहमान साहब 17 साल बाद एग्जाइल से वापस आए। उनको मुल्क से निकाला जा चुका था, और वो दिसंबर में आए, और फरवरी में उन्होंने 209 से लेके 210 सीट्स जो हैं वो हासिल किए। और ये कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं था। इसके अंदर तकरीबन 127 मिलियन, मतलब तकरीबन 12 से 13 करोड़ के बीच में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 60% वोटर टर्नआउट था। बहुत बड़ी बात है। और इस ओवरऑल प्रोसीजर को, जितना इलेक्शन पोल्स हुए, उसको कमेंट किया, उसकी तारीफ की है यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स ने भी, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर ने भी। इससे पहले जो इलेक्शन होते रहे थे बांग्लादेश में, उसके अंदर रिगिंग के क्लेम्स आते थे हसीना शेख की गवर्नमेंट के ऊपर। अथॉरिटेरियनिज्म की भी एक्यूजेशंस थी, और इलेक्शन रिगिंग की भी। 15 साल उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट चलाई, उनकी पार्टी ने। और उसके अंदर बहुत से इश्यूज थे। लेकिन इस दफ़ा जो था वो बताया गया कि कंपटीशन बहुत ही अच्छा था। 60% वोटर टर्नआउट का मतलब है कि एक्चुअली जो है डेमोक्रेसी दुनिया ने देखी, और दुनिया ने उसकी तारीफ भी की। अब इसके अंदर जमात इस्लामी है, उनकी 68 से 70 सीट्स जो है उन्होंने हासिल की, और ये एज अपोजिशन उनकी हाईएस्ट सीट्स थी आज तक जो उन्होंने किसी भी इलेक्शन में लिए। इसका मतलब ये है कि वोटर टर्नआउट भी बेहतर था, हर पार्टी को जो है अच्छे कंपटीशन का मौका भी मिला। और उसके साथ साथ एक और नई पार्टी थी, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जिसकी रूट्स बताया जाता है कि जेनजी के अंदर, जेनजी जो रेवोल्यूशन था उसके अंदर ग्राउंडेड है। तो उन्होंने भी 10 से 15 सीट्स जो हैं वो हासिल की हैं। तो 300 में से जो है 210 सीट्स हासिल की बीएनपी ने, बांग्लादेश की नेशनल पार्टी ने। और ये 2/3 मेजोरिटी भी मिल गई, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी इनके लिए। और अब बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा होगा? अब तारिक रहमान साहब आ गए हैं, तो इससे क्या मकसद है कि अब बांग्लादेश के हालात किस तरफ जाएंगे? जो उनके इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रहे थे, जो उधर इंस्टेबिलिटी थी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस जो बेहतर होना शुरू हो गए थे, क्या वो और बेहतर होंगे, या उसमें कोई इफेक्ट आएगा? और इंडिया के साथ अब बांग्लादेश के टाइज किस तरह के रहेंगे? क्योंकि इंडिया के साथ हसीना शेख के टाइम पे तो जो इनके टाइज हैं वो बहुत अच्छे थे। लेकिन उसमें एक्यूजेशंस ये हैं, और उसमें अब तो बहुत हद तक प्रूफ भी है कि हसीना शेख को पीछे से कंट्रोल किया जाता था फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया के रॉ एजेंट्स है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो उनके लिए एक पपेट थी हसीना शेख। अभी भी वो हसीना शेख जो है, इवन आफ्टर शी हैज़ बिन कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो अभी भी इंडिया के अंदर जो है सेफ हेवन लेके बैठी है। तो इस पे अब क्या फ़र्क पड़ेगा? पर पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। अब क्योंकि फॉर्मल गवर्नमेंट आ चुकी है, तो बांग्लादेश जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा इंटरनेशनली। क्योंकि रिकग्नाइज्ड है कि बहुत ही पीसफुल और अच्छे इलेक्शंस हुए, इसमें कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ वायलेंस का। तो दुनिया जो है वो वापस टाइज नॉर्मलाइज करेगी, जो इंटरनल हालात हैं बांग्लादेश के वो बहुत बेहतर होंगे। बीएनपी की क्योंकि सुपर मेजॉरिटी है, तो जो रिफॉर्म्स वो लेके आना चाहेंगे वो बहुत ही स्पीडी होंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और इससे देख के लगता है कि अब स्टेबिलिटी जो है वो वापस आएगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब वो अकाउंटेबिलिटी जो है रिफॉर्म्स वो ख़ास तौर पे लेके आएंगे। सबसे पहले तो 10 ईयर टर्म्स जो होंगी वो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए आएंगी। क्योंकि हमने पहले देखा 15 साल से हसीना शेख जो है वो एज पीएम बैठी रही। और उसमें मसला ये है कि फिर जब आपके पास बहुत अरसे कुर्सी रह जाती है ना, तो फिर उसमें ख़राब होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिर आप डिफरेंट इदारों को जो है कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और उससे काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बीएनपी ने कहा है कि पहले वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इन्वेस्टर्स को जो है पर्क्स देंगे, जिस तरह प्रॉफिट रिपेट्रिएशन है। फिर जॉब एड्स वगैरह देंगे, ताकि जो नए लोग हैं, जो जेनजी है, उसके अलावा जो गरीब लोग हैं, उनको मदद हो, जॉब जो है, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। फिर एंटी करप्शन ड्राइव्स होंगे। अब अगेन ये सारी बातें इसलिए हम सोच सकते हैं कि होंगी क्योंकि इनकी 2/3 मेजॉरिटी, एक अच्छा इलेक्शन हुआ, और ये पार्टी एक मजबूती से आई।
तो होपफुली आगे हमें देखने में यही मिलेगा कि ये सारे रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट भी हो पाएंगे। 1.5 साल की इंटरिम गवर्नमेंट के बाद, 1.5 साल की इस हबड़ दबड़ के बाद, उसके बाद पाक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन टाइज जो हैं इतने ख़राब हुए। बीच में हमने इलेक्शन से पहले देखा कि बहुत सारा जो है इंस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल वायलेंस भी बहुत हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब हमें गिरती हुई नज़र आएंगी। अब हम शिफ्ट करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के टाइज की तरफ। तो हिस्टोरिकली तो बांग्लादेश और इंडिया के टाइज बहुत अच्छे रहे, लेकिन 2024 का जो जेनजी रेवोल्यूशन था उसमें हसीना शेख के आउस्टर के बाद हमने नोट किया कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है बांग्लादेश की आवाम के अंदर वो बहुत बढ़ गया। क्योंकि इंडिया ने जो है सेफ हेवन प्रोवाइड की शेख हसीना को, उनको एज अ गेस्ट रखा, उनको सपोर्ट किया और उनको एक सेफ हेवन प्रोवाइड की। तो उसकी वजह से ना सिर्फ सेंटिमेंट बल्कि ये एक्सपोज हो गई बात कि इंडिया जो है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहा था और कंट्रोल भी कर रहा था। तो इस वजह से जो सेंटिमेंट्स हैं, अब आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी एक इशू है कि अगर वो करना भी चाहे, वापस उसी हालात पे लेके जाना चाहे इंडिया के साथ रिलेशंस जहाँ पे पहले शेख हसीना के टाइम पे थे, तो वो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आप आवाम की सपोर्ट उस वक्त लूज़ कर देंगे। लेकिन अब नई गवर्नमेंट आई है, फॉर्मल गवर्नमेंट आई है, तो थोड़ा बहुत रीसेट होगा। मोदी साहब ने जो है कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। वो पहले कुछ लोगों में से थे जिन्होंने तारिक रहमान साहब को जीतने पे, इलेक्शंस जीतने पे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो दिस शोज़ कि इंडिया जो है वो वापस टायर्स नॉर्मलाइज करना चाहता है, बिकॉज इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है कि दोनों फ्रंट पे, अफगानिस्तान के थ्रू भी और अपने बॉर्डर के थ्रू भी, पाकिस्तान को बहुत तंग करना शुरू कर दिया। तो वही जो है मकाफात अमल उनके साथ हो गए। एक साइड पे पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो टाइज खराब है, और दूसरी साइड पे बांग्लादेश के अंदर इंटरवीन करके और उनकी गवर्नमेंट में जो है इतना इन्फ्लुएंस रख के उन्होंने अपने टाइज बांग्लादेश के साथ भी ख़राब कर दिए। तो अब इंडिया चाहता है कि जो नई गवर्नमेंट आई है उसके साथ किसी तरह टाइज दोबारा नॉर्मलाइज हो। लेकिन ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं अब उनके, वहाँ पे ट्रेड के डिस्प्यूट्स भी हैं, वहाँ पे एनर्जी के भी डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स भी हैं। बट जो सबसे बड़ा मसला है वो एक्स्ट्राडिशन है शेख हसीना का। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक पब्लिक ट्रायल होल्ड किया था, और उसमें शेख हसीना वॉज कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उन्होंने बहुत सारे बंदे अपनी गवर्नमेंट में होते हुए, प्रोटेस्ट के क्रैकडाउन्स में बहुत से लोगों की जान जो है वो गई। और उस केसेस के अंदर उनको कन्विक्ट कर लिया गया और उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। अब इंडिया को रिक्वेस्ट दी हुई है बांग्लादेश ने कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें, और इंडिया इस चीज़ को, इस रिक्वेस्ट को अभी तक तो पूरा नहीं कर रहा था। अब क्या पता नई गवर्नमेंट आई है तो उनको और ज़्यादा प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर कि वो शेख हसीना को जो है एक्स्ट्राडाइट करें, क्योंकि अब फॉर्मल गवर्नमेंट है वहाँ पे। उनको जब भेजा जाएगा उसके बाद शी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होंगी, जो भी सज़ा सुनाई गई है वो उनको दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन जो है इन दोनों स्टेट्स के बीच में अब रहेगी, दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी अगर चाइना और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा लीन करती है तो ये प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर और डबल हो जाएगा। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ है नोटिस में लाने वाली, वो ये है कि जमात इस्लामी जो है, जिसका मैंने कहा कि 68 to 70 सीट्स उन्होंने हासिल की इन इलेक्शंस के अंदर, वो एज अपोजिशन और बड़ी हो गई। अब इंडियन एनालिस्ट जो है वो ये नोट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी की क्योंकि सीट्स बढ़ चुकी हैं, उनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट में बढ़ चुका है, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ और ज़्यादा लीन कर सकती है, और लॉन्ग रन में ये इंडिया को हर्ट करेगा। अब उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि बीएनपी जो है वो रीजन में स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। उनका पहला मौक़िफ़ ये होगा कि 1.5 साल बाद अगर उधर बांग्लादेश के अंदर एक्चुअल गवर्नमेंट आई है तो उससे और स्टेबिलिटी आए रीजन में। तो वो शायद इस चीज़ को बैलेंस करें, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच रखें कि इंडिया के साथ भी नॉर्मलाइज किए जाएँ जो टाइज़ हैं, विदाउट अपनी आवाम को जो है वो साइड लाइन किए या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किए। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ उनके टाइज़ क्योंकि बेहतर जा रहे हैं, और उनकी ट्रेड को भी बूस्ट मिल रहा है, उनकी डिफेंस को भी बूस्ट मिल रहा है, तो वो टाइज़ बरकरार रहें। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो थिंग्स आर वार्मिंग अप। हमने देखा कि शेख हसीना के बाद जो है वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। पहले तो फ़्लाइट्स रिज्यूम हुई, बहुत से MOUs साइन हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, दैट सिग्नल्स कि यार हर चीज़ अच्छे की तरफ जा रही है, उनके टाइज और रिलेशन जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। अब उसके साथ साथ BNP की जो ज़िया से रिलेशन हैं वो भी बेहतर है। फिर जमात इस्लामी जो है वहाँ पे उसकी सीट्स बढ़ी हैं, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम सॉलिडारिटी जो है वो बढ़ेगी, जो ट्रेड है वो बढ़ेगी। एक एक्चुअल मुस्लिम ब्लॉक तो नहीं बनता, क्योंकि बीच में इंडिया आ जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, बट
स्टिल रीजन के अंदर जो है वो ग्रिप और बेहतर होगी, जो टाइज हैं इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के, वो और बेहतर होते जाएंगे। फिर इन दोनों कंट्रीज़ के जो है वो आपस में कल्चरल टाइज भी हैं, इन दैट गो वे बैक। तो पाकिस्तान की नज़र से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर बीएनपी की गवर्नमेंट आना, ये इट डज रीशफल दी पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, लेकिन पुराने ग्रजेस जो है 1971 के, उनके बगैर, अब क्योंकि शेख हसीना नहीं है, उनके फैमिली टाइज नहीं है, और ये नई गवर्नमेंट है, इन इट इज़ लुकिंग टू क्रिएट बेटर टाइज विद पाकिस्तान। हमारी डिफेंस डील्स भी हैं आपस में JF-17 की। तो ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। तो अब बॉटम लाइन क्या है, क्या ये जो जेनजी रेवोल्यूशन थी और उसके बाद ये जो इलेक्शंस हुए हैं, इससे हर सब कुछ बेहतरी की तरफ ही जाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। सो बॉटम लाइन ये है कि बीएनपी का इलेक्शन जीत जाना बांग्लादेश को तो स्टेबलाइज करता है, बट साउथ एशियन रीजन को जो है वो थोड़ा रीशफल कर देता है। अब पाकिस्तान के लिए ये एक विन है, बट इंडिया के लिए मेरे ख्याल से दिस इज़ अ न्यू टेस्ट। और क्या ये जनवरी रेवोल्यूशन जो थी और उसके बाद जो सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई, ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।